हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज केसर। इस वीडियो के अंदर हम IATF के बेसिक्स के बारे में जानेंगे कि बेसिकली IATF होता क्या है। और जैसे कि मैंने बेसिक कोर्स की एक बेसिक कोर्स की जैसे मैंने सीरीज़ बनाई थी, वैसे ही मैंने एक एडवांस कोर्स की सीरीज़ बनाई थी। तो ये मेरा नया कोर्स लॉन्च हुआ है जिसका नाम है IATF QMS कोर्स। तो इसके भी काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए और पूरी की पूरी सीरीज़ को देखिए। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं कि IATF के बारे में, IATF होता क्या है। इसमें सिर्फ बेसिक्स जानेंगे, आगे हम चल के क्लास 0, क्लास 1 टू लेकर 10 तक उसके अंदर क्या क्या पॉलिसी है, क्या प्रोसीजर है, क्या मैन्यूअल है, कितने डॉक्यूमेंट होते हैं, वो सब कुछ हम सीखेंगे। पूरा QMS हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। IATF 6949 2016। तो ये हमारा जो नया जो IATF है वो 2016 ईयर के अंदर लॉन्च हुआ था। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है? जो हमारा ये IATF जो बेस्ड है वो है ISO 9001 2015। इसके ऊपर बेस्ड है ये ISO TS 6949 2009। जो हमारा पुराना वाला जो QMS था ऑटोमेटिक सेक्टर का, उसके ऊपर बेस्ड है। AVSQ इटालियन स्टैंडर्ड है, इसके ऊपर बेस्ड है। EAQF फ्रेंच स्टैंडर्ड है, इसके ऊपर भी बेस्ड है ये। QS 9000 US स्टैंडर्ड और VDA 6.1 जर्मन स्टैंडर्ड। इन सब के ऊपर हमारा IATF 6949 बेस्ड है। मतलब इन सब में से कुछ कुछ कॉमन चीज़ें इनमें हमारे स्टैंडर्ड IATF स्टैंडर्ड के अंदर ली गई है। नाउ वी यूज़ IATF 6949 2016। अब जो है हम IATF 6949 स्टैंडर्ड का यूज़ करते हैं। इससे पहले हम ISO TS स्टैंडर्ड का यूज़ करते थे, ISO TS 2009। और जो हमारा नया स्टैंडर्ड है वो 2016 के अंदर लॉन्च हुआ है। IATF इज़ बेस्ड ऑन ISO स्टैंडर्ड। जो हमारा IATF जो है वो हमारा ISO स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड है। अब जैसे कि IATF का पब्लिश्ड ईयर कौन सा है हमारा? IATF का पब्लिश ईयर है हमारा ISO TS फर्स्ट एडिशन जो है हमारा 1999 के अंदर लॉन्च हुआ था। जो कि हमारा ISO TS फर्स्ट एडिशन जो था हमारा 1994 ISO स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड था। ऐसे जो हमारा ISO TS जो सेकंड एडिशन है वो 2002 के अंदर लॉन्च हुआ था। और जो ISO TS जो सेकंड एडिशन जो है वो हमारा ISO 2000 स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड था। इसी तरीके से जो हमारा ISO TS थर्ड स्टैंडर्ड है, जो थर्ड एडिशन जो था वो 2009 में रिवाइज हुआ था। जो कि हमारा जो ISO TS थर्ड एडिशन है वो ISO 2008 स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड था। इसी तरीके से जो हमारा IATF का फर्स्ट एडिशन, अब जो है ISO TS वर्ड यूज़ नहीं हो रहा, IATF फर्स्ट एडिशन यूज़ हो रहा है, जो कि 2016 में पब्लिश्ड हुआ था। ये हमारा ISO 2015 बेस्ड है, ISO 2015 पे बेस्ड है। तो आपने एक कॉमन चीज़ देखी होगी कि जैसे ही 2000 के अंदर ISO स्टैंडर्ड आया तो वैसे ही ISO TS स्टैंडर्ड आया। जैसे ही हमारा 2008 के अंदर ISO स्टैंडर्ड आया, फिर हमारा 2009 में ISO TS थर्ड एडिशन आ गया। इसी तरीके से ISO 2015 जब आया, ऐसे ही हमारा IATF स्टैंडर्ड आ गया। तो जैसे जैसे ISO चेंज हो रहा है वैसे वैसे हमारा IATF स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है। ISO 9001 इज ऑलवेज बेस ऑफ IATF स्टैंडर्ड। हर बारी हमारा जो ISO 9001 जो है वो IATF का बेस है। ISO फर्स्ट पब्लिश इन 1987। जो ISO जो है स्टैंडर्ड पहली बार 1987 में लॉन्च हुआ था, दूसरी बार 1994 में लॉन्च हुआ, तीसरी बार 2000 में लॉन्च हुआ, फोर्थ टाइम हमारा 2008 में लॉन्च हुआ और फिफ्थ टाइम हमारा 2015 में लॉन्च हुआ था। डेवलपमेंट ऑफ IATF का डेवलपमेंट कैसे हुआ? जो उसका फर्स्ट एडिशन था वो 1999 में आया, फिर 2002 में आया, फिर 2009 में आया इसका थर्ड एडिशन। अब जो ये 3 एडिशन थे, इन 3 एडिशन तक तो इसको हम ISO TS 6949 कहते थे। बट जो 2016 में जो स्टैंडर्ड आया उसको हम फर्स्ट एडिशन कहते हैं और इसको हम IATF 6949 कहते हैं। इसके अंदर से TS वर्ड हमारा हट चुका है। अब IATF 6949 2016 वर्सेस ISO TS, मतलब IATF और ISO TS 2009 के बीच में क्या डिफरेंस है? जो ISO TS था उसके अंदर हमारे 8 क्लाउजेस होते थे, IATF के अंदर 10 क्लाउजेस होते हैं। ये सबसे मेजर डिफरेंस है। ISO किसके ऊपर था? बेस्ड ऑन ISO 9001 2008। ये ISO 9001 2008 के ऊपर बेस्ड था। और जो हमारा IATF है वो ISO 9001 2015 के ऊपर बेस्ड है।
इसी तरीके से रिक्वायरमेंट ऑफ ISO 9001 इंक्लूडेड इन द स्टैंडर्ड itself, जो ISO 9001 की जो रिक्वायरमेंट थी वो जो ISO TS का स्टैंडर्ड है उसके अंदर ही इंक्लूडेड थी, मतलब दो अलग अलग स्टैंडर्ड नहीं हमें लेने होते थे। अब जो है हमारा जो है इंक्लूडेड ओनली सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट, ISO 9001 रिक्वायरमेंट ओनली बिन रेफर्ड, मतलब दो अलग अलग हमारे को स्टैंडर्ड रेफर करने पड़ते हैं एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। तो मतलब ISO का भी स्टैंडर्ड हमारे पास होना चाहिए और IATF का भी स्टैंडर्ड हमारे पास होना चाहिए। पहले ये दोनों TS के अंदर एक ही स्टैंडर्ड में इंक्लूडेड थे, तो ये मेजर डिफरेंस है। ISO TS और इसके बीच में क्या डिफरेंस है स्ट्रक्चर वाइज, जैसे कि ISO TS के अंदर 0 क्लास तो इंट्रोडक्शन था, ऐसे ही IATF में भी इंट्रोडक्शन है, पहला स्कोप है, इसमें भी पहला स्कोप है, इसमें नॉर्मेटिव रेफरेंस है, इसमें भी नॉर्मेटिव रेफरेंस है, टर्म्स एंड डेफिनेशन, ये सब के सब जो क्लासेस के नेम है वो तो सेम ही है, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा माइनर चेंजेस हुए हैं, मेजर चेंजेस इनके अंदर नहीं हुए। अब जो नेक्स्ट आते हैं ISO TS के अंदर फोर्थ क्लास जो था वो जनरल रिक्वायरमेंट था, फिफ्थ था मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब जो यहाँ पर है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन IATF के अंदर लीडरशिप और प्लानिंग, ये क्लासेस ऐसे कर दिया, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की जगह लीडरशिप और प्लानिंग दो क्लासेस आ गए हैं। इसके बाद TS के अंदर रिसोर्स मैनेजमेंट था, प्रोडक्ट रियलाइजेशन था, यहाँ पर हमारा सपोर्ट आ गया, ऑपरेशंस आ गया, यहाँ पर मेजरमेंट एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट था, यहाँ पर परफॉर्मेंस एवोल्यूशन एंड इम्प्रूवमेंट। तो ये मतलब काफ़ी सारा मेजर चेंजेस हो गया, एक तो क्लासेस बढ़ गए हैं, उनके अंदर जो कॉन्टेस्ट है वो भी काफ़ी सारा बढ़ गया है, तो ये काफ़ी बड़ा मेजर चेंजेस इन दोनों में आ चुका है। अब एक चीज कॉमन है कि वाई TS वर्ड इज रिटन, जो पहले जो है ISO TS लिखा होता था, अब सिर्फ IATF लिखा होता है, तो ये TS वर्ड का यूज हम क्यों नहीं कर रहे हैं। TS की फुल फॉर्म होती है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, तो हम इसका वर्ड का यूज क्यों नहीं कर रहे, आइए जानते हैं। इन करंट 2020 मतलब 2020 के अंदर ISO है 164 एक्टिव मेंबर, ISO के अंदर 164 जो है एक्टिव मेंबर्स है, और जो ये एक्टिव मेंबर्स है ये एक्चुअली में देश है, जैसे इंडिया हो गया, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, अमेरिका, जितने भी देश है, ये 164 जो है ISO के करंट में 2020 में लगभग 164 मेंबर्स हैं। ये जो 164 मेंबर हैं ये कभी डिक्रीज हो जाते हैं, कभी इंक्रीज हो जाते हैं हर साल, मतलब जो जो इसके अंदर कंट्रीब्यूशन करने जाता है, जो जो मीटिंग में जाता है वो मेंबर्स उनकी गिनती में आ जाते हैं। तो इस टाइम पे जो करंट में 164 मेंबर, इंडिया मेंबर इज BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये जो BIS है ये हमारे को ISO में रिप्रेजेंट करता है। अब TS वर्ड के बारे में जानते हैं। फॉर मेक एनी स्टैंडर्ड कंट्रीज गिव वोटिंग, किसी भी स्टैंडर्ड को बनाने के लिए जो 164 जो मेंबर्स हैं वो वोटिंग करते हैं। अब इफ इन एक्टिव मेंबर 75% वोट इज गिवन इन फेवर ऑफ स्टैंडर्ड, अगर 75% वोट अगर किसी स्टैंडर्ड को बनाने के फेवर में मिल जाते हैं, 75% से अधिक अगर वोट मिल जाते हैं तो वो स्टैंडर्ड बन जाता है। स्टैंडर्ड बनने के बाद TS वर्ड का यूज नहीं होता। इफ वोटिंग परसेंटेज इज 2/3 to 3/4, मतलब कि 66 से 75% के बीच में अगर वोटिंग परसेंटेज होती है तब देन TS वर्ड इज एडेड विद स्टैंडर्ड। इस कंडीशन के अंदर जो है TS वर्ड को स्टैंडर्ड के साथ यूज किया जाता है, मतलब कि वोटिंग की परसेंटेज 66 से 75 के बीच में है, तो ये पूरी तरीके से एक स्टैंडर्ड नहीं बनता, इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट होती है जो कि कंट्रीज अपनी तरफ से कर सकती है। तो इस जगह पे हम TS वर्ड का यूज करते हैं जिसको कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कहते हैं। ऐसे ही इफ वोटिंग परसेंटेज इज 1/2 to 2/3, अगर वोटिंग परसेंटेज 50% से 66% होती है देन पास वर्ड इज एड विद स्टैंडर्ड, मतलब पास वर्ड का यूज करते हैं अगर 50 से 66% तक अगर परसेंटेज होती है वोटिंग की। पास की फुल फॉर्म होती है पब्लिकली अवेलेबल स्पेसिफिकेशन। इफ वोटिंग परसेंटेज इज लेस देन हाफ, अगर वोटिंग के परसेंटेज 50% से भी कम होती है तब कोई भी स्टैंडर्ड हम नहीं बनाते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे कि TS वर्ड का यूज क्यों हुआ था। TS का वर्ड का यूज इसलिए हुआ था कि 66 से 75% वोटिंग मिली थी जब ISO की मीटिंग हुई थी उस टाइम पे इस स्टैंडर्ड को बनाने के लिए। ISO TS 6949 हैव TS वर्ड इज गिवन बिकॉज वोटिंग परसेंटेज इज 70%, उस टाइम पे जो वोटिंग की परसेंटेज थी वो 70% थी। अगर ये 75% से ग्रेटर होता तो TS वर्ड का यूज यहाँ पे नहीं होता। रेलवे स्टैंडर्ड ISO TS
2163 हैव लेस देन 75%। मतलब जो रेलवे स्टैंडर्ड जो है उसके अंदर जो है 75% से वोटिंग कम थी, तभी यहाँ पर TS वर्ड का यूज़ किया गया है। ऐसे ही जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसके अंदर 75% से वोटिंग ज़्यादा थी, तो उसके अंदर ISO 13485 इस स्टैंडर्ड का नाम है। वाई IATF अडोप्टेड 6949 नंबर, मतलब IATF ने 6949 नंबर को क्यों अडेप्ट किया? बिकॉज इन ISO स्टैंडर्ड ऑटोमोबाइल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर इज 6949, सो वाई IATF अडोप्टेड द सीरियल नंबर एंड रजिस्टर्ड द सीरियल नंबर एज IATF स्टैंडर्ड। क्योंकि ISO की जो सीरियल थी, ISO के अंदर जो हर साल जो नए नए स्टैंडर्ड जुड़ते जाते हैं, तो इसी तरीके से जुड़ते जुड़ते IATF का जो नंबर था वो 6949 सीरियल नंबर पे आया था। तो बार बार रिकॉग्नाइजेशन होते होते IATF का नंबर 6949 सीरियल नंबर से ही उसको जाने लगा। तो जब अब नया स्टैंडर्ड आया है तो IATF ने इस सीरियल नंबर को ही अपने स्टैंडर्ड के साथ जोड़ लिया और इसको अपने नाम पे ही रजिस्टर्ड कर लिया है। अब 6949 को कोई और यूज़ नहीं कर सकता। IATF मेंबर लिस्ट, IATF के अंदर कौन कौन से मेंबर्स हैं? दिस डॉक्यूमेंट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल ऑटोमेटिक टास्क फोर्स, वोज ओरिजिनल मेंबर्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 8 OEM। मतलब ये IATF की जो वेबसाइट है उसके ऊपर लिखा गया है। इसके अंदर जो 8 जो उनके मेंबर्स हैं उनके नाम है BMW ग्रुप, FCA US LLC, Daimler AG, FCA इटली SPA, फोर्ड मोटर कंपनी, जनरल मोटर्स ग्रुप, PSA ग्रुप रेनॉल्ट, वोल्क्सवैगन AG, ये सारे जो हैं 8 मेंबर्स हैं हमारे IATF के। एंड द फॉलोइंग 5 मेंबर्स एंड द फॉलोइंग 5 नेशनल एसोसिएशन ANFIA, AIAG, FIEV, SFMT एंड VDA, ये भी इसके जो है 5 जो नेशनल एसोसिएशन मेंबर्स हैं IATF के। इन अक्टूबर 2019 IATF वेलकम जैगुआर लैंड रोवर। जो जैगुआर लैंड रोवर है वो 2019 के अंदर, अक्टूबर 2019 के अंदर IATF का मेंबर बन चुका है। और जो है इज अ न्यू मेंबर ऑफ IATF। जैगुआर लैंड रोवर लिमिटेड इज अ टाटा मोटर्स पार्ट ऑफ इंडियन, इज आल्सो मेंबर ऑफ IATF थ्रू टाटा। तो जैगुआर जो है वो हमारे टाटा कंपनी की ही एक कंपनी है, टाटा कंपनी के अंडर में आती है। जो जैगुआर कार्स है वो टाटा कंपनी के अंडर में आती है। तो इसी तरीके से टाटा भी अब हमारा IATF का मेंबर्स है। तो इंडिया भी एक तरीके से अपना रोल्स रखता है IATF के अंदर। टोयोटा, होंडा, सुजुकी स्टिल नॉट मेंबर ऑफ IATF टिल 2020। जो टोयोटा, होंडा, सुजुकी है ये अभी तक 2020 तक भी IATF के मेंबर्स नहीं हैं। IATF के अंदर 10 क्लॉजेज होते हैं, जिसके अंदर पहला क्लॉज है स्कोप, दूसरा है नॉर्मेटिव रेफरेंस, तीसरा है टर्म्स एंड डेफिनेशन। एक बात यह है कि ये जो तीनों जो क्लॉज है ये नॉन ऑडिटेबल क्लॉज हैं। जब भी हमारी ऑडिट होगी तो इन तीनों क्लॉजेज के ऊपर कोई भी ऑडिट नहीं होती है, नॉन ऑडिटेबल है। और फोर्थ है हमारा कॉन्टेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फिफ्थ है लीडरशिप, सिक्स्थ है प्लानिंग, सेवंथ है सपोर्ट, 8 है ऑपरेशंस, 9th है परफॉर्मेंस एवोल्यूशन एंड 10th है इम्प्रूवमेंट। ये जो हमारे 6 क्लोजेस है ये ऑडिटेबल क्लोज है, इनके ऊपर हमारी ऑडिट होती है। सम मेजर चेंजेस इन IATF 6949 2016। जो कुछ बड़े चेंजेस हुए हैं 6949 स्टैंडर्ड के अंदर वो देख लेते हैं। जैसे कि जो चेंज हुआ है, कॉन्टेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं आया है, लीडर इंटरेस्टेड पार्टीज ये नया है, लीडरशिप ये नया है, रिस्क एसोसिएटेड विथ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ ये नहीं है, परफॉर्मेंस एवोल्यूशन ये नया है, रिस्क बेस्ड थिंकिंग ये नहीं है, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ये नया आया है, प्रोडक्ट सेफ्टी ये नया है, मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी, वारंटी मैनेजमेंट, डिस्पोजल ऑफ NC आउटपुट्स, हाई लेवल स्ट्रक्चर HLS, ये सारे जो हैं IATF के अंदर मेजर चेंजेस हुए हैं। सब न्यू रिक्वायरमेंट्स इन IATF। अब जो नई रिक्वायरमेंट्स जो आई हैं वो सब जान लेते हैं। जैसे कि क्लाउज 4.1 के अंदर अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट, 4.2 में अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टीज, ये सब कुछ नई रिक्वायरमेंट्स हैं। 4.3.2 में कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, 4.4.1.1 में कन्फर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस, 4.4.1.2 प्रोडक्ट सेफ्टी, ये 4th क्लाउज की नई जो है रिक्वायरमेंट है। ऐसे 5th क्लाउज के अंदर लीडरशिप एंड कमिटमेंट, 5.1.1.1 कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, 5.1.1.3 प्रोसेस ओनर्स, ये 5th क्लॉज की नई रिक्वायरमेंट्स हैं।
सिक्स क्लॉज के अंदर 6.1 एक्शंस टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़, ये सिक्स क्लॉज की नई रिक्वायरमेंट है। सेवन्थ क्लॉज के अंदर 7.1.6 ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज, 7.2.4 सेकंड पार्टी ऑडिटर कॉम्पिटेंसी, ये दोनों नई रिक्वायरमेंट्स हैं। 8 क्लोज के अंदर 8.3.2.3 डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स विथ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, ये जो सॉफ्टवेयर को इनको भी अब इंक्लूडेड किया गया है, तो ये नई रिक्वायरमेंट्स है। 8.4.2.3.1 ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स रिलेटेड सॉफ्टवेयर। 8.5.1.4 वेरिफिकेशन आफ्टर शटडाउन। 8.5.1.5 टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। 8.5.5 पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज़। 8.5.6 कंट्रोल्स ऑफ चेंजेस। 8.7.1.3 कंट्रोल ऑफ सस्पेक्ट प्रोडक्ट्स। 8.5.6.1.1 टेम्परेरी चेंजेस ऑफ प्रोसेस कंट्रोल्स। 8.7.1.6 कस्टमर नोटिफिकेशन, ये 8 क्लोज की नई रिक्वायरमेंट्स है। ऐसे 10th क्लोज के अंदर 10.2.5 वारंटी मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो है सब नई रिक्वायरमेंट्स हैं। अब जो मैंडेटरी प्रोसीजर है वो IATF के अंदर 21 मैंडेटरी प्रोसीजर होते हैं हमारे IATF के अंदर, मैं उनको बता देता हूँ कौन कौन से क्लॉज में आते हैं और उनके क्या नाम है। तो पहला जो है वो है प्रोडक्ट सेफ्टी, ये हमारा 4.4.1.2 क्लॉज में आता है। सेकंड है कैलिब्रेशन, ये है 7.1.5.2.1, ये इस क्लोज में आता है। थर्ड है हमारा कॉम्पिटेंसी, ये हमारा है 7.2.1। फोर्थ है हमारा इंटरनल ऑडिटर कॉम्पिटेंसी, जो कि 7.2.3 क्लोज में आता है। फिफ्थ है एम्प्लॉय मोटिवेशन एम्पावरमेंट, ये है हमारा 7.3.2 क्लोज। सिक्स्थ है इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन, जो कि हमारा 7.3.2.2, ये सारे प्रोसीजर है मैंडेटरी, जो कि IATF की रिक्वायरमेंट है। सेवन्थ है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, जो आता है 8.3.1.1। 8 है हमारा स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स डिफाइनिंग, 8.3.3.3। 9th है सप्लायर सिलेक्शन, 8.4.1.2। इसके बाद है टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल, जो आता है हमारा 8.4.2.1 में। इसके बाद है हमारा स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, जो कि हमारा 8.4.2.2 में आता है। इसके बाद है 12वां जो मैंडेटरी प्रोसीजर है वो हमारा है सप्लायर मॉनिटरिंग, जो कि हमारा 8.5.2.4 में आता है। इसके बाद जो हमारा 13वां जो है वो है कंट्रोल ऑफ चेंजेस, जो कि हमारा 8.5.6.1 में आता है। इसके बाद है टेम्परेरी चेंजेस, जो है हमारा 8.5.6.1.1। इसके बाद है कंट्रोल ऑफ रिवर्क प्रोडक्ट, जो आता है हमारा 8.7.1.4। इसके बाद है हमारा कंट्रोल ऑफ रिपेयर्ड प्रोडक्ट, जो आता है हमारा 8.7.1.5 में। इसके बाद है हमारा डिस्पोजिशन ऑफ नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट्स, जो आता है हमारा 8.7.1.7। इस क्लोज के अंदर ये मैंडेटरी प्रोसीजर आते हैं। सबसे ज़्यादा मैंडेटरी प्रोसीजर हमारे 8 क्लोज में ही है, और 8 क्लोज ही है जो हमारा सबसे बड़ा क्लोज है। इसके बाद है इंटरनल ऑडिट प्रोसेस, जो आता है हमारा 9.2.2.1 में। इसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो आता है हमारा 10.2.3 में। इसके बाद है एरर प्रूफिंग, जो आता है हमारा 10.2.4 में। इसके बाद है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, जो आता है हमारा 10.3.1 में। तो इस तरीके से ये हमारे 21 मैंडेटरी प्रोसीजर है, जो कि IATF के अंदर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। ये तो हमारे कम से कम होने चाहिए। जो मैं आपको QMS प्रोवाइड करवाऊंगा उसके अंदर तो आपको मैं 38 प्रोसीजर दूंगा, जिसके अंदर की 21 मैंडेटरी है। उसके अलावा जो प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट होती है वो सारे आपको प्रोसीजर मिलेंगे। अब इसके बाद IATF के अंदर जो है ये SIs क्या होती हैं, व्हाट इज SIs इन IATF। SIs की फुल फॉर्म होती है हमारी सैंक्शन्ड इंटरप्रिटेशंस। SIs जिसको हम कहते हैं, इसको हम रिवीजन भी कहते हैं। जो भी हमारे IATF के अंदर रिवीजन आते हैं उनको हम SIs कहते हैं। ये SIs नाम से जो है IATF की वेबसाइट के ऊपर लिखा होता है कि ये नई SIs आई है। IATF have added some requirement, cut some requirement, replace some requirement, remove all requirements are done under SIs। जो भी कहीं नई रिक्वायरमेंट आ रही है, पुरानी रिक्वायरमेंट को हटाया जा रहा है, कुछ उसके अंदर चेंज करा जा रहा है, वो सारा हमारा SIs के अंदर आता है। SIs एक तरीके से हमारा रिविजन्स होता है। रिवाइज टेस्ट इज शोन इन ब्लू, और कोई भी अगर टेस्ट को अगर रिवाइज करा जाता है तो उसको वो ब्लू कलर के अंदर शो करते हैं। SI फर्स्ट इशूड इन जून
17 इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2017। पहले एसआई इस टाइम पे आई थी और सेकंड एसआई जो है हमारी वो हमारी अक्टूबर 2017 के अंदर आई थी, जो कि हमारी 1 अक्टूबर 2017 से इफेक्टिव हुई थी। इसके बाद जो 6-7 जो इशूड जो हुई थी वो हमारी नवंबर 2018 के अंदर एसआई हुई थी और जो कि इफेक्टिव हुई थी 12 नवंबर 2018 से। इस तरीके से हमारी एसआई आई थी। जो एसआई जो रिवाइज हुई है वो अक्टूबर 2019 के अंदर हुई है, जो कि 1 जनवरी 2020 से हमारी रेगुलर अप्लाई हो चुकी है। इसके बाद जो 9-10 जो इशू हुई है वो मई 2020 में हुई है, जो कि 1 जून 2020 से एप्लीकेबल हो चुकी है। यू कैन फाइंड ऑल एसआईज ऑन IATF ऑफिशियल वेबसाइट। जो है आप IATF की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर क्या क्या एसआईज आई है, मतलब आपको पता होना चाहिए क्या क्या IATF के अंदर रिवीजन हुआ है। वो रिवीजन को देखने के लिए आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट का बारे में नहीं पता तो ऑफिशियल वेबसाइट है www.IATFglobaloversight.org। ये है वेबसाइट का नाम। इस वेबसाइट पे जाके आप एसआईज को चेक कर सकते हैं। ये होता है हमारा एसआईज। आई होप आपको एसआईज के बारे में पता चल गया हो। IATF ऑफिस लोकेशन, IATF की ऑफिस की लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। IATF हैज़ क्रिएटेड 5 ओवरसाइट ऑफिस लोकेटेड इन। IATF के 5 ऑफिस हैं, जो कि एक तो है फ्रांस के अंदर है, VDA QMC जो है वो जर्मनी में है, एनफिया इटली के अंदर है, MMT यूनाइटेड किंगडम के अंदर है, IAOB यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर है। इसके अलावा IATF आल्सो हैव एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जो कि बीजिंग चाइना के अंदर है। ये इनके IATF की लोकेशंस हैं। तो ये हमारा IATF बेसिक है। इसके अंदर मैं आपको सारा बेसिक्स बता रहा हूँ IATF के बारे में। तो नीड ऑफ QMS जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम IATF 6949 की नीड क्यों पड़ी, हम इसके लिए क्यों जा रहे हैं, हम तो वैसे भी कंपनी चला सकते हैं, तो इसकी ज़रूरत क्यों है, आइए इसको जानते हैं। बाय इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम वी हैव डॉक्यूमेंटेड सिस्टम। जब हम IATF सिस्टम को या फिर ISO कोई से भी सिस्टम को अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेड सिस्टम आता है, मतलब लिखित रूप में हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि हमारे को किसी काम को किस तरीके से करना है। एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास पॉलिसीज़ होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं। द डॉक्यूमेंटेड सिस्टम विच इज़ यूज टू मैनेज ऑल एक्टिविटीज़ इन अवर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके थ्रू हम अपनी कंपनी की सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हैं। पॉलिसी, प्रोसीजर, ऑब्जेक्टिव, रिक्वायरमेंट, स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन सबको हम पूरा करते हैं। इसलिए हमारे को QMS की ज़रूरत होती है। QMS और इसके बाद जब हम ये पॉलिसी और प्रोसीजर बनाते हैं और जो हमारा फॉर्मेट्स बने होते हैं तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, व्हाट वी से इज रिटन, जो हम कह रहे हैं उसको हम लिखते हैं, एंड व्हाट इज रिटन, और जो लिखा हुआ होता है उसको हम करते हैं। इसलिए हमारे को एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है और QMS की ज़रूरत होती है कि जो हमने कहा वो हमने लिख दिया और जो हमने लिख दिया वही हम कर रहे हैं, ताकि कोई गड़बड़ काम करने में ना हो। OEM कैन टेक IATF सर्टिफिकेशन बट नॉट मैंडेटरी। जो OEM है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो IATF को ले भी सकती है और नहीं भी ले सकती, कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट Tier 1, Tier 2 एंड Tier 3 अप्लाई IATF ऑन देयर ऑर्गेनाइजेशन। जो है Tier 1, Tier 2, Tier 3 जो ऑटोमोटिव सेक्टर के जो सप्लायर्स हैं उन सबको अपने यहाँ पर IATF को इम्प्लीमेंट करना मैंडेटरी है। जनरली OEM नॉट इम्प्लीमेंट IATF स्टैंडर्ड ऑन देयर ऑर्गेनाइजेशन। जो जनरली IATF स्टैंडर्ड को OEM कंपनी अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं करती हैं। बेनिफिट्स ऑफ QMS IATF 6949। IATF के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं, जिससे कि हमारी जो है सेल्स बढ़ती है, जिससे हमारा कैश फ्लो बढ़ता है। इन्वेंट्रीज जो है वो हमारी कम होती है, जिसकी वजह से हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है और हमारे को जो बनाना है सिर्फ हम उसी के ऊपर फोकस करते हैं, मतलब हम लीन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर चले जाते हैं। कम्पिटेटिव कॉस्ट बाय सप्लायर लिंक कोटेस एंड एनकरेजिंग सप्लायर्स टू रिड्यूस कॉस्ट। और मतलब कि जो है कॉस्ट के बारे में हमारे को पता होता है और हम अपने जो सप्लायर्स हैं उनसे भी अपनी कॉस्टिंग कम कर लेते हैं, ताकि हमारे को महंगे प्रोडक्ट्स ना लेने पड़े सप्लायर से भी, अपने सप्लायर से। अदर बेनिफिट्स क्या होते हैं हमारे को, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बाय क्रिएटिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन से हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बनती है। पीपल कैपेबिलिटी बिल्ड अराउंड डिजायर्ड कोर कॉम्पिटेंसी। हमारे जो कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी कॉम्पिटेंसी अच्छी होती है।
कैपेबिलिटीज़ टू फोकस ऑन इम्पोर्टेंट एरिया डेट इज़ क्वालिटी, एनवायरनमेंट, सेफ्टी एंड हेल्थ। और इसके साथ हम अपने जो इम्पोर्टेंट्स एरिया जो क्वालिटी हो गया, सेफ्टी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, हेल्थ हो गया, इन सब के ऊपर हम फोकस कर पाते हैं। QMS के साथ साथ इम्प्रूव्स कस्टमर फोकस एंड हैंस सेटिस्फाइड नीड्स ऑफ एग्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। मतलब कि हम जो कस्टमर के ऊपर फोकस कर पाते हैं और जो हमारे पुराने कस्टमर हैं उनको भी हम सेटिस्फाई करते हैं और नए कस्टमर को भी लाने में IATF हमारी मदद करता है। बेस वर्क ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट्स बाय कस्टमर, रेगुलेटरी बॉडी एंड अदर मैटर्स। और जो मतलब कि जो बेस वर्क जो होता है, कम से कम जो हमारे को काम करके रखने होते हैं, जो एक्सटर्नल बॉडी कोई हमारे यहाँ पे ऑडिट करने आ रही है, कस्टमर हमारे यहाँ पे करने आ रहा है, रेगुलेटरी बॉडी हमारे यहाँ ऑडिट करने आ रही है, तो अगर हमने QMS सिस्टम अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रखा है तो इन ऑडिट्स को पास करने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती ही। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलती है, मतलब जो हमारे कंपटीशन में, हमारे बिजनेस के कंपटीशन में, उनसे हमारे को एडवांटेज मिलती है क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम से काम हो रहा होता है। लेस डिपेंडेंस ऑन इंडिविजुअल फॉर मेंटेनिंग एग्जिस्टिंग ऑपरेशन ड्यू टू प्रोसेस एंड स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब किसी आदमी के ऊपर हमें डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमारे पास प्रोसेस, पॉलिसी, स्टैंडर्ड सब कुछ बने होते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं, तो हमारे को इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस नहीं होती। हाउ लर्न QMS IATF 6949। IATF 6949 को हम कैसे सीख सकते हैं, उसको सिखाने के लिए मैं बैठा हूँ। मैं आपको IATF 6949 QMS पूरा सिखाऊंगा, जिसके अंदर की पहले तो QMS को सीखने के लिए क्या ज़रूरी होता है, QMS कैसे बनता है। QMS बनाने के लिए पहले आपके पास स्टैंडर्ड होना चाहिए, IATF स्टैंडर्ड। IATF स्टैंडर्ड से आप मैनुअल और पॉलिसीज़ बनाओगे, मैनुअल और पॉलिसी से आप प्रोसीजर बनाओगे और प्रोसीजर से आपके फॉर्मेट बनते हैं और इन सबको मिला के आपका QMS बनता है। तो जो मैं आपको देने वाला हूं अपने कोर्स के अंदर, IATF कोर्स के अंदर, IATF QMS कोर्स है मेरे कोर्स का नाम, जिसके अंदर कि मैं IATF स्टैंडर्ड के जो 10 क्लोजेस हैं वो सारे के सारे आपको सिखाऊंगा। उसके अंदर जो मैनुअल पॉलिसी है वो 20 मैनुअल और पॉलिसी मैं आपको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के अंदर दूंगा, जिसको कि आप किसी भी कंपनी के अंदर जाके अप्लाई कर सकते हैं जहां पर IATF नहीं भी है, और आपको अपने पास भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड की कीमत ही 50,000 रुपये है कम से कम, जो आपको कोई भी नहीं देता। अगर MR है तो MR भी बड़ी मुश्किल से देता है। इसके अलावा 38 प्रोसीजर दूंगा। प्रोसीजर के अंदर 21 तो आपके मैंडेटरी प्रोसीजर होंगे, इसके अलावा जो प्रोसीजर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सारे के सारे आपको इस प्रोसीजर मिलेंगे। प्लस आपको फॉर्मेट्स मिलेंगे जो पूरी कंपनी के अंदर हर एक डिपार्टमेंट के अंदर यूज़ होते हैं, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे क्वालिटी हो, चाहे परचेज हो, चाहे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो, चाहे HR हो, सारे के सारे जो फॉर्मेट्स हैं वो कम से कम आपको 224 फॉर्मेट्स आपको मिलेंगे और 53 वर्क इंस्ट्रक्शन मिलेगी। तो इन सबको मिला के आपका पूरा का पूरा QMS बनता है। ये QMS मैं आपको अपने आने वाले IATF QMS कोर्स के अंदर देने वाला हूँ। इन सब डॉक्यूमेंट्स की कीमत ही 50,000 रुपये है, तो इनको सिखाने की तो अलग ही है, बट मैं इसको आपको बहुत सस्ते के अंदर ही अवेलेबल कराऊंगा। तो यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।